एआईएफएफ एग्जीक्यूटिव कमेटी एक्सको की मीटिंग हुई थी कल। बाय द वे आपको बता दो जिनको नहीं पता है, और एआईएफएफ एग्जीक्यूटिव कमेटी वो कमेटी है विच इज़ बेसिकली हाईएस्ट मोस्ट कमेटी इन एआईएफएफ। उनके थ्रू ही सारे डिसीजंस, उनके पास ही सारी पावर है। मिस्टर बाइचिंग भूटिया ने जो कमेटी का पार्ट है एज अ प्लेयर, फॉर्मर प्लेयर, डिड नॉट अटेंडेड द मीटिंग हैपेंड इन द्वारका न्यू दिल्ली एआईएफएफ हाउस। आपको बता दूं 6-7 घंटे मीटिंग चली है, मल्टीपल लोगों ने प्रेजेंटेशन दी है। आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि सुनने में आया सुब्रतो पॉल ने प्रेजेंटेशन दी, अरमांडो क्लासो जो एज एडवाइजर हैं कल्याण चौबे के, एक दो कोचेस और हैं पुराने जमाने के, और आई एम विजयन टेक्निकल कमेटी हेड, एक और सबीर अली भी थे वहाँ पे, एंड एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर्स थे, जिन्होंने 4-5 घंटे डिस्कस किया कि इंडियन फुटबॉल टीम बढ़िया नहीं खेल रही है। तो उसको डिस्कस करने की क्या बात थी, सबको ही पता है बढ़िया नहीं खेल रही। तो ये हुआ, पर आपको मैं फ्लो बता देता हूँ, मेजॉरिटी पॉइंट्स क्या हुआ है क्या नहीं हुआ ये बता देता हूँ। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मनोलो मार्कस का जो रेजिग्नेशन कह लो या म्यूचुअल टर्मिनेशन एक्सेप्ट कर दिया गया है एट नो कॉस्ट टू बोथ द पार्टीज। आपको थोड़े टर्म्स एंड थोड़ा बैकग्राउंड क्विकली दे देता हूं। मनोलो मार्कस का 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट था जिसमें गोवा उनकी वेजेस दे रही थी, 10% एएफएफ दे रहा था, एंड देन 2 साल का और कॉन्ट्रैक्ट था एफएफ के साथ। उसमें कॉन्ट्रैक्ट के अंदर टर्मिनेशन क्लॉज में था कि कोई भी पार्टी टर्मिनेट करती तो 3 महीने की सैलरी देनी पड़ेगी। बट यहाँ पे इस केस में जब मनोलो मार्कस ने रिजाइन किया है तो उसको म्यूचुअल टर्मिनेशन की तरह देखा गया है कि दोनों पार्टियों ने म्यूचुअल टर्मिनेशन किया, कॉस्ट किसी को कुछ देनी नहीं पड़ेगी, विच ऑल्सो मीन्स मनोलो मार्कस इज नाउ फ्री टू साइन हिज कॉन्ट्रैक्ट विद एफसी गोवा। आगे बढ़ते हैं क्विकली। उन्होंने एक और चीज बोला है एग्जीक्यूटिव कमेटी ने कि इंडियन कोच के ऊपर थोड़ी डिबेट हुई, फॉरेन कोच के ऊपर डिबेट हुई, बट ये मुद्दा निकल के आया कि एडवर्टीजमेंट निकालिए, एडवर्टीजमेंट निकालने के बाद ही टेक्निकल कमेटी डिसाइड करेगी कि कौन इंडिया का अगला कोच बन सकता है। बट हाँ, माहौल बनाया जा रहा है सोशल मीडिया में, मीडिया के थ्रू कुछ कोचेस स्पेसिफिक अपना नाम थ्रो कर रहे हैं, पीआर कर रहे हैं अपनी कुछ ज्यादा है कि मैं फेवरेट बन जाऊं। तो थोड़ा सा से बच के रहिए, किसी भ्रम को आगे मत बढ़ाइए। जो कोच अच्छा होगा, जिसका सीवी अच्छा होगा, जिसकी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी, उसी को ही इंडिया का कोच बनाना चाहिए, ना कि जो कोच सोशल मीडिया पे मीडिया के थ्रू प्रेशर बना रहा है, फैंस को यूज कर रहा है अपना नाम आगे बढ़ाने, उनको बनाना चाहिए। बच के रहिए आप, बिकॉज पहले भी अपॉइंटमेंट इंडियन फुटबॉल में ऐसे ही हुई थी। मनोलो मार्कस के टाइम पे भी काफी माहौल बनाया गया था। इस माहौल से बच के रहिए। इंडिपेंडेंटली कमेटी को देखना चाहिए कि जिस कोच का सीवी सबसे स्ट्रांग हो, जिस कोच का इंटरनेशनल फुटबॉल का एक्सपीरियंस हो, उसी कोच को बनाना चाहिए। आपको याद होगा मनोलो मार्कस अपॉइंट हुए थे, मैंने बहुत क्लियरली आपको बताया था कि आपको इंटरनेशनल फुटबॉल का एक्सपीरियंस सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होनी चाहिए इसके अंदर। जस्ट बिकॉज आपने इंडिया में काम कर लिया, जस्ट बिकॉज आईएसएल में काम कर लिया, आप इंटरनेशनल कोच नहीं बन सकते। इंटरनेशनल फुटबॉल एंड क्लब फुटबॉल में जमीन आसमान का अंतर है। फिर से समझदार बनिए। इंडियन फुटबॉल फैंस को फिर बोलूंगा, फालतू किसी भी कोच की पीआर इनिशिएटिव में भाग मत लीजिए, हमें उसकी जरूरत नहीं है। उसके अलावा कमेटी के अंदर ये माहौल भी है कि इलेक्शंस शायद जल्दी होंगे, ये भी आपको बता दूं। एक और चीज हुई जो मेजर बजट जिसे कहते हैं एएफएफ का ईयरली बजट जो बन तो जाना चाहिए था मार्च में, इस साल 25-26 का अभी तक बजट बना नहीं है। आपको बता दूं बना नहीं था, और इतने डिले के बाद, इतने डिले होने के बाद भी जब बजट बना है, इतने सारे दिन का बजट बना है, उसके बाद भी बजट सिर्फ दिसंबर तक का बना है, दिसंबर ऑफ 2025। क्यों? क्योंकि मास्टर राइट एग्रीमेंट दिसंबर में एक्सपायर हो जाता है। आप सोचिए, इतनी बड़ी फेडरेशन है एआईएफएफ, इतना सारा कैश रिजर्व था इनके पास पिछले कुछ 2-3 सालों में। अब इनकी हालत ये हो गई है कि एज अ इंडिपेंडेंट बॉडी ये 3 महीने का एक्स्ट्रा फंड अपनी जेब से खर्च नहीं कर सकते कि ये साल भर का बजट बना लें। ऑलरेडी आप 3 महीने लेट आप बजट बना रहे हो, और 3 महीने लेट बजट बनाने के बाद भी आपका बजट पूरे साल भर तक का नहीं बना है। तो बजट पास कर दिया गया। उसके अलावा और बता दें आपको एक चीज, अपील कमेटी के इल्लीगल तरीके से ऑपरेट करने के ऊपर 1-2 मेंबर ने सवाल उठाए हैं, एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर ने, कि कैसे आपकी अपील कमेटी दूसरे कमेटी के डिसीजंस ऐसे बदल सकती है जब बाय कॉन्स्टिट्यूशन उनको वो अलाउड ही नहीं है। ये बात सारी की सारी रेलीगेशन के ऊपर थी कि रेलीगेशन बाय कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर अलाउड नहीं था। उसके बावजूद अपील कमेटी ने रेलीगेशन पे पॉज लगा रखा है। अब एएफएफ कह रहा है कि अभी तक टेम्परेरी स्टे है एंड बाकी डिसीजन तो कैश के अंदर है। तो अपील कमेटी के जो रोल पिछले टाइम पे मैं भी काफी सवाल उठा रहा था, वो अब कमेटी के अंदर भी कुछ भले लोगों ने उसके ऊपर सवाल उठाया। उसके अलावा विलांग जो और एक मेंबर है एग्जीक्यूटिव कमेटी के, उन्होंने ये भी सवाल उठाए हैं कि इंटरकाशी को जो डायरेक्ट एंट्री है वो कम क्यों है, ज़्यादा कम है। तो ये आपका रन मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा 4-5 घंटे मीटिंग में चाय, एक बार लंच हुआ है, चाय समोसे भी तो आए होंगे बीच में, वो अलग कहानी है। बट
बाकी टाइम प्रेजेंटेशन दी गई, प्रेजेंटेशन का माहौल बनाया गया, उन प्रेजेंटेशन से कुछ निकल के नहीं आता। हाँ, ये भी बोला गया कि क्या बोलते हैं, इंडियन प्लेयर फॉरेनर्स कम कर देते हैं, कहीं घटा देते हैं, कहीं कुछ कर देते हैं, इंडियन स्ट्राइकर्स खेल जाएंगे। और उसके बावजूद कल एक और चीज इंपॉर्टेंट हुई है कि सैफ ने जो पास किया था, मोस्ट प्रोबेबली अभी तक कंफर्म नहीं है, एआईएफएफ ने ऑर्डर कुछ मतलब कोई अपनी प्रेस रिलीज में डाला नहीं, बट ये भी बोला गया है कि सैफ के प्लेयर एज अ इंडियन प्लेयर, एज अ डोमेस्टिक प्लेयर रजिस्टर हो सकते हैं आईएसएल, आई लीग, सारे इंडियन फुटबॉल के क्लब कॉम्पिटिशंस में, विच इंक्लूड आईडब्ल्यूएल ऑल्सो। काफी सारे लोग ट्विटर पे मुझे, मैंने जब डाला कि अच्छा नहीं इंडियन फुटबॉल के, कहता नहीं इससे सैलरीज कम होगी, वो कम होगी। भाई इससे अच्छा तो फॉरनर बढ़ा लो ना, मतलब आपको कोटा क्यों देना किसी को, आप फॉरनर बढ़ा लो, इंडियन प्लेयर की सैलरीज इशू है। आप ये नहीं देख रहे हो, आप डुअल पासपोर्ट होल्डर है श्रीलंका के बहुत सारे, जर्मनी में, पाकिस्तान के, ब्रिटिश में और यूके में, और आपके क्या बोलते हैं यूरोप में, यूएस में भी, बांग्लादेश के, वो आ सकते हैं एज अ डोमेस्टिक प्लेयर टू रिप्लेस इंडियन डोमेस्टिक प्लेयर। उनके प्लेयर को अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, उनके प्लेयर को अच्छी लीग मिल रही है, और हमारे प्लेयरों का क्या भाई? अगर आपको इंडियन प्लेयर की वेजेस ही कम करनी है, जस्ट इंक्रीज द नंबर ऑफ फॉरेनर्स कि आप साइन कर सकते हो, 7 या 8 या 9 साइन कर सकते हो। आप क्यों एक कोटा ला रहे हो कि सैफ के प्लेयर को आप एज अ रिजर्वेशन कोटा की तरह आप इंडिया में मतलब एज अ डोमेस्टिक प्लेयर खिला सकते हो? या आपको करना ही था तो आप अपने ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडियन प्लेयर्स को अलाउ कर सकते हैं कि उनको एज अ डोमेस्टिक प्लेयर रजिस्टर करना अलाउ हो सकता है। क्या पता काफी सारे प्लेयर जो जिनके मन में अनसर्टेनिटी रहती है पासपोर्ट लेने को लेके, करियर को लेके, अगर आप रैन विलियम्स का एग्जांपल फॉर एग्जांपल ले लो, उनको आप इंडिया आएंगे, इंडिया खेलेंगे, दो चीजें होंगी, एक तो उनके करियर का पाथवे सेकंड ऑप्शन रहेगा, सेकंड इंडिया में जो नंबर ऑफ डेज रहना पड़ता है पासपोर्ट लेने के लिए, अगर आप नॉर्मली भी पासपोर्ट ले रहे हैं जैसे रैन विलियम्स ले रहे हैं, उस केस में आपको आप आईएसएल खेलो, आपके नंबर ऑफ डेज फुलफिल हो जाएंगे। तो सिंपल सी चीज है। ट्विटर पे मैंने ये डाला, बहुत सारे लोग मुझे कोड रिट्वीट या ट्विटर रिप्लाई पे कह रहे नहीं इससे प्लेयर की वेजेस करेक्ट होंगी। अरे प्लेयर की वेजेस आप करेक्ट करनी है, फॉरेनर्स बढ़ा लो, आप किसी को रिजर्वेशन मत दो। उनके जो हमारे इंटरनेशनल अपोनेंट ही है एक तरीके से, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, मालदीव जो भी हैं, मैं उनके खिलाफ नहीं हूं, बट आपको रिजर्व करने की जरूरत नहीं है। आप फॉरेन कोटा बढ़ा लो, अगर किसी प्लेयर को वैल्यू दिखेगी सैफ के प्लेयर्स में तो वो उनको साइन करेंगे। चेंचो खेल चुके हैं आईएसएल में, किरण चमांग आई लीग में खेलते थे पंजाब एफसी के लिए, अगर आप गुड इनफ हो तो आप खेल सकते हो, ठीक है। जस्ट बिकॉज इंडियन प्लेयर्स की सैलरीज करेक्ट करनी है, इसका यह मतलब नहीं है कि हम श्रीलंकन ओरिजिन के जर्मन प्लेयर्स को साइन करने, हमारे क्लब्स को आप एज अ डोमेस्टिक प्लेयर अलाउ कर दो। तो वो सोच समझना चाहिए। हाँ, आप सैफ बॉर्न की कंडीशन लगा सकते हो कि सैफ बॉर्न होना चाहिए, बट अभी तक ऑफिशियली एएफएफ ने इसके बारे में बोला नहीं। तो ये है आपका एएफएफ एग्जीक्यूटिव कमेटी का साथ।